जय हिंद दोस्तों जब भी हम रिच और डेवलप नेशंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में किन कंट्रीज का नाम आता है? स्वीडन, नॉर्वे, यूके। लेकिन आपने इन सब के बीच में कॉमन बात नोटिस करी है कि ये सभी ठंडे एनवायरनमेंट वाली कंट्रीज हैं। और जब भी हम गरीब देशों के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में नाम आते हैं इजिप्ट, इंडोनेशिया और साउथ एशिया में आने वाली कंट्रीज। इन सब के बीच में भी एक बात कॉमन है कि ये सभी गर्म एनवायरनमेंट वाली कंट्रीज हैं। अब किसी भी देश के अमीर और गरीब होने के पीछे कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीजें डिसाइड करती हैं कि कोई देश अमीर होगा या गरीब। लेकिन एक और फैक्टर भी है जो सुनने में थोड़ा वियर्ड साउंड करता है, वो है एनवायरनमेंट। आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर डेवलप कंट्रीज कोल्डर एनवायरनमेंट में होती हैं और गरीब कंट्रीज गर्म एनवायरनमेंट में होती हैं। तो आखिर क्यों होता है ऐसा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो अभी दबा दो यार सब्सक्राइब के बटन को। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आखिर ऐसा है भी या नहीं, या फिर ये एक कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया का भी एग्जांपल लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के दो सबसे अमीर शहर हैं, मेलबर्न और सिडनी। लेकिन अगर हम लॉजिकली बात करें तो इसका सबसे अमीर शहर होना चाहिए था डार्विन, जो कि यहाँ पर है। इसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये ट्रेडिंग पार्टनर चाइना और मलेशिया के भी सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे गरीब सिटी है और सबसे ज्यादा गर्म सिटी है। तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ये थ्योरी सही है। तो आइए अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके बारे में कोई कंक्लूसिव स्टडी तो नहीं है, लेकिन हम हॉट कंट्रीज और कोल्ड कंट्रीज के बीच में जीडीपी पर कैपिटा निकालने की कोशिश करें तो जैसा कि हमने सोचा था, इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर किसी भी कंट्री का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो उसकी जीडीपी पर कैपिटा $762 से गिर जाएगी। अब जीडीपी पर कैपिटा का मतलब आपको बता दूं कि जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी में पर पर्सन ग्रोथ कितनी हुई है। मिसाल के तौर पे कंट्री बी से 10 डिग्री सेल्सियस कोल्डर है तो कंट्री ए की जीडीपी पर कैपिटा $7,062 ज्यादा होगी। तो दोस्तों अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें, आप जरा ध्यान से समझिएगा। स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में एक टर्म होती है आर स्क्वायर्ड। अब इसको हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझेंगे, लेकिन अगर मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें तो आर स्क्वायर्ड का मतलब होता है कि जो रिजल्ट निकाला गया है वो कितना परसेंट उन वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है जिनको रिजल्ट निकालने के लिए कंसीडर किया गया है और बाकी किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को छोड़ा गया है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन हाइट का एग्जांपल लें तो हम लोगों का मानना है कि जो इंसान जितना लंबा होगा उसका वेट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें आर स्क्वायर्ड की वैल्यू होती है 0.5%, यानी कि 50% ऑफ वेट उसकी हाइट पर डिपेंड करता है और बाकी का उन फैक्टर्स पर, जैसे कि फैट कंजप्शन, डाइट एक्सेट्रा। ऐसे ही जीडीपी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप भी है, उसमें आर स्क्वायर्ड की वैल्यू होती है 0.9, यानी किसी भी देश की जीडीपी का 9% उसके वेदर पर डिपेंड करता है। अब आप ये सोचेंगे 9% सुनने में तो बहुत ही कम नंबर है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर बहुत ही ज्यादा होता है और 91% बाकी उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि बिजनेस रिलेशंस, नेचुरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। लेकिन इस केस में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सिंगापुर, कतर, यूएई, जो कि काफी वेल्दी कंट्रीज हैं गर्म होने के बावजूद भी, क्योंकि इन कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है और उसकी सही मैनेजमेंट भी है। इसके अलावा हमें नॉर्थ कोरिया को भी नहीं इग्नोर करना चाहिए, जो कि एक कोल्ड कंट्री है और काफी गरीब कंट्री है। ये ऐसा उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। हमने कई सारे फैक्टर्स को डिटेल में जाना, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी है वो ये है कि कोल्ड कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे में सर्दियों में सरवाइव करना काफी मुश्किल है। इसके लिए उन लोगों को पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, फ्यूल इकट्ठा करना पड़ता है, वुड इकट्ठी करनी पड़ती है और उनको एक पक्के शेल्टर की जरूरत पड़ती है, जो उनको ज्यादा इंडस्ट्रियस बना देता है। इसके अलावा वार्म एनवायरनमेंट में कंपैरेटिवली सरवाइव करना इजी है। आप एक कच्चे शेल्टर में भी सरवाइव कर सकते हैं और पूरे साल आपकी फूड रिक्वायरमेंट इजीली पूरी होती रहेंगी। ये सब फैक्टर्स आपको लेस इंडस्ट्रियस बना देते हैं। लेकिन इस थ्योरी पर यह सवाल उठाया जा सकता है कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थे, जो कि काफी अमीर थे, वो ज्यादातर वार्म एरियाज में थे, जैसे कि द एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया और द माइंस। तो इससे ये थ्योरी गलत हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के मुकाबले टेम्परेचर और जीडीपी का जो रिलेशनशिप है वो आज के मुकाबले उस समय बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि 2000 साल पहले ज्यादातर वार्म एरियाज वाली कंट्रीज अमीर होती थी, क्योंकि उस समय आपको अमीर होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज की जरूरत नहीं
नहीं पड़ती थी। उस समय वो कंट्री अमीर मानी जाती थी जो ज्यादा खाना प्रोड्यूस करती थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया वार्म एनवायरनमेंट में ज्यादा खाना प्रोड्यूस करना आसान होता है। दोस्तों चाहे कोल्डर कंट्रीज को ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन सिंगापुर जैसी कंट्रीज ने हमें सिखाया है कि एडवांटेज हमेशा के लिए नहीं रहता। दूसरी कंट्रीज भी ऐसी सक्सेस अचीव कर सकती हैं जैसे कि सिंगापुर ने की है, वेदर वाले फैक्टर को पीछे छोड़ते हुए। और हम चाहेंगे इकोनॉमिस्ट इस सब्जेक्ट पे और भी ज्यादा ध्यान दें फ्यूचर में, ताकि हमें इस सब्जेक्ट के बारे में कंक्लूसिव स्टडी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा ही यूनिक कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।